हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। हाँ, क्लास की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज ये है कि आज की क्लास की शुरुआत मैं नहीं करने वाला। तो कौन करेगा सर? कौन? अभी क्या कोई नए टीचर्स आने वाले हैं? जी बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचे और इसके लिए पेपर टू कॉमर्स के लिए मैं इकोनॉमिक्स के लिए एक टीचर्स, इकोनॉमिक्स और भी कुछ सब्जेक्ट्स लेंगे लेकिन वो स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए हैं, तो आप उनको देखिए। और मैं इसी के लिए इनवाइट करना चाहता हूं सूरज सर को। आइए सूरज सर, वेलकम टू दी नेट वाला भैया। और ये अनदर नेट वाले भैया हैं जो हम साथ मिलकर टीम बन के काम करेंगे और आपकी जेआरएफ 100% के साथ लेके आएंगे। और फिर आज के लिए वेलकम करते हैं सूरज सर का। आइए सूरज सर। जी थैंक यू अमित सर। आई होप कि आप जो बोले हैं वो मैं कर पाऊँ अच्छे से। और जरूर चलिए करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए ओवर टू यू सर। थैंक यू। क्लासेस लीजिए। हेलो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा पहला क्लास है और मैं आपको पेपर टू कॉमर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स पे लेक्चर देने वाला हूँ। आप देखिए इस लेक्चर्स को और देखिए और फाइंड कीजिए अगर कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है तो आप इसको कमेंट भी जा करके बताइएगा कि क्या छूट रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल जो है नेट वाला भैया, उसको जा करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से होगा क्या कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। आज क्लासेस होगी, कितने बजे होगी, अगर नहीं हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। प्लस आपको अगर किसी भी तरह का कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए कि आपको किसी क्वेश्चंस पे या कहीं कोई टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर नेट से रिगार्डिंग जो भी आपको इशू है, तो आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कभी भी 24/7। तो चलिए आज जैसा कि आप लोग को पता है कि अमित सर ने मुझको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि पेपर टू कॉमर्स के लिए लगभग अगर आप देखें तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस, 7 to 8, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इतना क्वेश्चंस हमारा इस यूनिट से लगभग रहता ही रहता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स आप बचपन से पढ़ते हुए आए, बचपन से इन द सेंस कि कॉमर्स वालों का बचपन क्लास 11 से स्टार्ट होता है। तो क्लास 11 से अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हम लोग को उसमें इन डेप्थ जाना भी नहीं है क्योंकि हमारा सबसे पहला प्राइम मोटिव है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो प्राइम मोटिव अगर हमारा एग्जाम को क्रैक करना है तो हम लोग को यह समझना होगा कि किस यूनिट पे, किस चैप्टर पे, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। क्या हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग नहीं पता है? क्या बच्चों को ये नहीं पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस? ये तो हमें रटा हुआ है बचपन से, क्योंकि आज तक हम लोग बस इसी चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, डिमांड के बारे में बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमारा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, पढ़ पढ़ के हम लोग इन सारे चीजों के बारे में यूज टू हो चुके थे। लेकिन अब हम लोग को जैसा कि पता है कि यूजीसी नेट का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में भैया क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ देगा कि क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चंस जो अब आने लगे हैं वो है एप्लीकेशन बेस्ड, और अगर एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चंस है तो हमारा माइंड का यूज वहां पे ज्यादा करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। तो एनालिसिस करने का जिम्मेदारी हमारा है। बस आपको करना इतना है कि जो भी चीज बताया जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, आप उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद डेफिनेटली जून का रिजल्ट आप कोशिश कीजिए कि हमारे साथ शेयर करें, और मेरा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है कि आप लोग जरूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए आते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है यूनिट 3 हमारा क्या है, यूनिट 3 हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो यूनिट 3 हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग एक्चुअली अभी हमारा पूरा बुक रेडी नहीं हुआ है, कंटेंट हम लोग रेडी कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने कोशिश किया है कि कुछ कुछ कंटेंट को रेडी करके आपके सामने लेकर के आए।
तो आपको पता है कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, अगर बात करें तो उसके एजम्पशंस, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म क्या होता है? किसी भी बिजनेस फर्म का अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है आपका क्या सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला होता है, थोड़ा सा आज मेरा पहला क्लास है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में तो मैंने बहुत सारा किया है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़े लिए मेरे लिए नया है। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो किसी भी बिजनेस का पहला जो प्राइम मोटिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो क्या आज के टाइम पे सिर्फ हम लोग बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचते हैं? नहीं, आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स को पढ़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ छोड़ करके, प्रॉफिट तो करना ही है मैक्सिमाइज, लेकिन हम लोग आज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्कोप। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर चीज के डिटेल्स में जा करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर आ गया आपका डिमांड एनालिसिस। अरे ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, क्या? अपवर्ड मूव, डाउनवर्ड स्लोप। कैसे? बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है ना, जैसे कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आपको। जैसे बहुत बच्चे पढ़े तो सारे लोग हैं, बट अगर बात करो कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये भी बच्चों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में होता क्या है। पता सब कुछ है, लेकिन एक समय होने के बाद हम लोग अपने दूसरे सब्जेक्ट में इतना बिजी हो गए कि ये छोटी छोटी चीज को भूल जाते हैं, और जिसके कारण हमारे से इतना बड़ा एग्जाम हाथ से निकल जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है भाई? अच्छा, सबसे पहले हमको बताओ आप लोग कि कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में कितने लोगों को पता है? कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? मैं आपको बता दूं, कस्टमर जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपने फैमिली का, तो क्या हमारे फैमिली में जो व्यक्ति जो सामान को खरीद के लाते, क्या वही उस सामान को यूज करते हैं? नहीं। अगर हमारे फादर अगर किसी भी सामान को खरीद के लेके आए हैं, दैट मीन्स ही इज अ कस्टमर। क्या है वो? कस्टमर है। बट अगर हम उसको खा रहे हैं तो हम क्या हो गए, या हम उसको यूज कर रहे हैं तो आई एम कंज्यूमर। हम क्या हो जाएंगे? एक कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, तो सर क्या कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम ही खरीद के लाए, हम ही खाए। अब जैसे कि हम बाहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, दैट मीन्स आई एम द ओनली कस्टमर एंड आई एम द ओनली कंज्यूमर। हम ही कस्टमर है भैया, हम ही कंज्यूमर है। ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो बस कंज्यूमर बिहेवियर में इतना ही है क्या सर? नहीं, इसी में तो पढ़ना है हम लोग को। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता दे रहा हूं भी। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो वो सारी चीज का जो हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं वही है कंज्यूमर बिहेवियर में। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स का। फिर आता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें ना शेड्यूल देख करके लड़कों को और लड़कियों को लगता है बाप रे बाप शेड्यूल याद करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ये तो बहुत इजी है। इसमें कैसे ऊपर जाना है, कैसे रुक जाना है, फिर नीचे आना है, वो सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बिलीव कीजिए कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो भी डायग्राम होता है वो तोड़ के रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में सबने पढ़ा है एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? सबसे पहले मैं बता देता हूं कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट किसी भी चीज का लागत को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, क्या एवरेज कॉस्ट कभी किसी चीज का जीरो हो सकता है क्या? एवरेज ही जीरो नहीं होता है सर, तो किसी चीज का एवरेज कॉस्ट जीरो कैसे हो सकता है? ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब हम किसी भी एक यूनिट का एडिशनल यूज करने लगते हैं, दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट, टोटल टोटल मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कॉस्ट है सबको जोड़ देंगे, दैट मींस दैट इज आवर टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसमें एसी कर्व, एमसी कर्व, सारे कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसी कर्व यू क्यों होता है, एक और चीज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नाम सुन करके जो आधे से ज्यादा जो बच्चे लोगों को मैथ का फियर रहता है ना, वो तो आधे से ज्यादा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सुन करके ही छोड़ देते हैं, भाई ये क्या है, पाइथागोरस तो नहीं ना आगे है। इसके कारण हम लोग इस सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, क्या होता है ये, आपने कभी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में सुना है क्या, जरूर सुना होगा। मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग को डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि बता देते क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे बेस्ट लाइन जो आज तक हम लोग को याद है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो जब लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, वैसे सिचुएशन में क्या होता है, एक मार्केट है, एक मार्केट में अगर जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, आप सब्जी मार्केट का ही नाम ले लीजिए, सब्जी मार्केट में जब आप कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो जो भी लोग अपने आसपास बैठे हैं ना, उनके बीच में परफेक्ट कंपटीशन चलता है। और वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता क्या है कि वो लोग प्राइस को कम ज्यादा नहीं रखते हैं, उन सारे लोगों का प्राइस लगभग सिमिलर होता है। लेकिन वही मार्केट प्लेस से थोड़ा सा आप हटके आ जाओ, तो जब भी आप हटके आ जाओगे तो आपको क्या फील होगा, आपको ये चीज दिखेगा कि थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस है। तो वो जो एक ही प्लेस में उतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो जो वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, वही तो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली का हिंदी होता है एकला अधिकार। कहीं कहीं हिंदी में मिस्टेक होगा तो थोड़ा मुझे सुधार दीजिएगा। ठीक है, एकला अधिकार का मतलब होता है अकेला अधिकार। मोनोपोली, अगर सपोज दैट कि ये पेन है, ये पेन को बनाने में अगर मैं इसमें कुछ ऐसा फीचर्स ऐड कर रहा हूं जो दूसरे लोग बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक फीचर ऐड कर रहा हूं, बस एक फीचर, क्या ये पेन दुनिया में नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारे लोग पेन बना रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक पेन है, जो पेन को मैंने अपना लिखने के लिए यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है, और एक पेन है जो कोई कॉपी पेन में नॉर्मली लिखने के लिए यूज करता हूं, ये टच पैड के लिए और ये कॉपी के लिए। दोनों पेन में क्या डिफरेंस है? तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे आता है। तो जब भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स में आएगा, पेन तो दोनों ही है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स में आएगा तो वो हो जाएगा मोनोपोलिस्ट। लेकिन मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, डिस्टिंक्टिव फीचर, मोनोपोली एक ऐसा पेन जिसको आज तक कभी कोई नहीं बनाया, पेन है ही नहीं इसके अलावा, इसका अकेला अधिकार है इस चीज पे। ठीक है, तो ये होता है आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखिए, ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, मैं इसको मानता हूं कि ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी है, यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर 2 में, प्लस ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग को उतना डीप नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हम लोग को जनरली जानना है कि प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेंटरेशन, पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग का मतलब मैं आपको एक बार बताता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई, जैसे कि अचानक तो नहीं बोल सकते हैं, पीक लोड प्राइसिंग मतलब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो फेस्टिवल्स के टाइम्स पे अगर हम लोग फ्रूट्स का बात करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन देखो जैसे फेस्टिवल्स खत्म हो जाती हैं, फ्रूट्स का प्राइस फिर से गिर जाता है। तो वो एक फेस्टिवल के टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, वो प्राइस पीक लोड प्राइसिंग होता है, ठीक है। लेकिन प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेंटरेशन क्या होता है सर? तो प्राइस स्कीमिंग होता है आपका जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मार्केट में न्यू, और उस समय पे वो हाई प्राइस के साथ मार्केट में लॉन्च कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। अब बात करते हैं इसका फायदा क्या होता है। तो इसका फायदा अभी छोड़ देते हैं, वो चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तब जानेंगे, बस अभी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्राइस पेंटरेशन। प्राइस पेंटरेशन क्या होता है सर? तो प्राइस पेंटरेशन वो प्राइस होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और लॉन्च करते समय हम बहुत कम प्राइस पे
हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सके, किसी भी ग्राउंड से हम लोगों को उठा सके, दैट इज प्राइस पेनिट्रेशन। और बाकी एक और आपको चैप्टर दिख रहा होगा एडिशनल टॉपिक्स का। तो इन केस, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट इन केस अगर कोई यूनिट, एज पता है हम लोग ह्यूमन बीइंग है यार, थोड़ी हम लोग कंप्यूटर है, सारा चीज रिकॉर्ड रहेगा, तो कुछ अगर टॉपिक अगर छूट जाता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बात बता दे रहा हूं आपको कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर मेरे वॉइस में या अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में या किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जनरली हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता ही है सबको, फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो पता है ना क्या, हमारे लाइफ में जो भी रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस की मतलब कि सर क्या बात कर रहे हो, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड होता तो आज आप हमारे सामने ऑनलाइन कैसे होते। भैया ऑनलाइन तो जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका अल्टरनेटिव यूज करके इंसान ऑनलाइन आता है, या किसी भी फील्ड पे आप बात करो, ठीक है। तो मैं एक बार मतलब पढ़ दे रहा हूं, बट बेसिक नॉलेज आपको इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूं और बता रहा हूं। इन लाइफ everyone wants to infinite number of things, but we only have finite resources to acquire what we want। क्या बोल दिया इसने, ये बोला हमारा जो इच्छा है ना वो बहुत ज्यादा है। Human wants are unlimited, but the resources are limited, ठीक है। Maintaining an efficient balance between these unlimited wants and limited resources is what business economics deals with। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, आगे फिर से बताते हैं। Therefore, understanding the meaning of business economics is extremely crucial. But when we are talking about business economics, we consider the need of a bigger entity, for example, a nation, a firm, etc. अब हम लोग सिर्फ एक छोटे से दायरे में सीमित नहीं होकर के पूरे नेशन का बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर से मैं अगर बता रहा हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स ह्यूमन वांट्स का जो रिसोर्सेस होता है, ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और हमारा जो रिसोर्सेस है वो काफी लिमिटेड है, और उसी का अल्टरनेटिव यूज कर करके हम लोग क्या करते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। आगे चलिए देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था अभी आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ बिजनेस। मेथोडोलॉजी, ये क्या वर्ड आ गया, तो मेथोडोलॉजी काइंड ऑफ मेथड हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कैसे इकोनॉमिक थ्योरी में बहुत सारा इकोनॉमिक्स ने थ्योरी दे रखा है अलग अलग, अभी हम लोग आगे जाके डेफिनेशन में थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। बिजनेस को कभी भी आप इकोनॉमिक्स से अलग नहीं कर सकते हो। इसका यह मतलब है कि अगर हमको किसी भी बिजनेस से रिगार्डिंग अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है, तो भैया हम उसके पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, फ्यूचर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट को हम लोग मिला करके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, वही तो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिसीजन मेकिंग मींस द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से हम क्या करें, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन करके हम उसका यूज करेंगे। तो द क्वेश्चन of choice arises because the basic resources such as capital, land, labor and management are limited, can be employed in the alternative use. The decision making functions thus become one of making choice and taking decision that will provide the most efficient means of attaining a desired and say profit maximization। तो कहने का मतलब यही है, पूरे जितने भी पढ़े उसका क्रक्स यही है कि भैया हमारा रिसोर्सेस लिमिटेड है,
वांट्स अनलिमिटेड है और उसका अल्टरनेटिव यूज करके हमें क्या करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट दे करके हमें जो अपना चॉइस है उसको चुन लेना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, मतलब स्कार्स रिसोर्सेस, और उसी का अल्टरनेटिव यूज कर लेना है। अगर आप इस पिक्चर पे एक बार गौर डालें तो देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है क्या, कमी। ठीक है, चॉइस कैसा है आपका, अनलिमिटेड, रिसोर्स कितना है आपका, लिमिटेड। ये हो गया आपका स्कार्सिटी में। लेकिन आगे देखिए कि 3 प्रॉब्लम और अराइज होता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, चॉइस प्रॉब्लम। क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेंगे, जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा उसको आप प्रोड्यूस करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव यूज किया जाए कि कैपिटल इंटेंसिव। तो हम लोग कहाँ रहते हैं भैया, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या है, हमारा सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लेबर। लेबर हमारे पास क्या है, चीप रेट में अवेलेबल है। तो हम लोग कौन सा ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो लेबर इंटेंसिव फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री का बात करें जहां पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम पाए जाते हैं, वहां पे वो लोग कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हैं। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन है तुम्हारा टारगेट, प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, तो आप इसके लिए, हम लोग तो यहां पढ़ेंगे बट मार्केटिंग में आप जब एसटीपी एनालिसिस पढ़ोगे उस पर आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। हालांकि इकोनॉमिक्स में जितना जरूरत है वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका 3 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेफिनेशन भी पढ़ लिया, एग्जाम में आता है क्या, आ सकता है, लेकिन उम्मीद तो नहीं आज तक आया। तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक निमोनिक्स दूं, देता हूं, डब्लू, उसके बाद कौन आए थे हमारे, उसके बाद हमारे आए थे एस, स्कार्सिटी, फिर आया था जी। तो डब्लू डब्लू जी, ये शॉर्ट फॉर्म अभी याद कर लो, WWW ठीक है। W मींस क्या होता है, वेल्थ ओरिएंटेड। ये याद रखना है कि वेल्थ ओरिएंटेड किसने दिया हुआ है, ये डेफिनेशन हमारे जो फेवरेट अंकल हैं, कौन अंकल, एडम अंकल, बहुत पुराने हैं, इनको तो हम लोग जानते भी हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे बहुत याद किए हैं। तो इन्होंने अपना एक बुक लिखा था, चलिए पढ़ते हैं। अगर इनका बात करें तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, या फिर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन, कब आया था इनका बुक, का पब्लिश हुआ था 1776 में। हालांकि आज तक कभी इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पहले पूछे जाते थे ऑफलाइन के टाइम पे, अब तो ऑनलाइन में देखा भी नहीं जाता है। तो अगर वेल्थ ओरिएंटेड पूछा जाए किसने दिया है तो हम लोग बात करेंगे एडम स्मिथ ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड। अच्छा, वेल्थ ओरिएंटेड में एक बार हम लोग डिस्कस करना भूल गए, वेल्थ ओरिएंटेड में एडम स्मिथ ने कहा क्या था, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू मैक्सिमाइज योर वेल्थ, अपने वेल्थ को आप कैसे मैक्सिमाइज करोगे, ये एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड में जो अल्फ्रेड मार्शल थे ना, उन्होंने कह दिया नहीं, इकोनॉमिक्स जो था वो वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, इन्होंने कहा ये वेलफेयर ओरिएंटेड है। वेलफेयर ओरिएंटेड इन द सेंस कि जहां पे लोगों का वेलफेयर के बारे में बात हो, वेलफेयर मतलब आप समझते हो, किसी का भलाई के बारे में बात करना। पढ़ लेते हैं एक बार, अल्फ्रेड मार्शल in his book Principle of Economics published in 1890 placed emphasis on human activity or human welfare rather than on wealth। इन्होंने कहा wealth नहीं भैया, welfare। मार्शल defines economics as a study of a man as they live and move and think in the ordinary business of life। He argued that business on one side is a study of wealth and on the other side is a study of man। इन्होंने कहा वेल्थ का स्टडी तो है ही, लेकिन साथ साथ हम लोग स्टडी ऑफ मैन भी करते हैं। तो स्टडी ऑफ मैन हम किसी के बारे में क्यों पढ़ेंगे, तो इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हम उसके बारे में जान सके और फिर उसके वेलफेयर के बारे में हम सोच सके। तो ये था वेलफेयर ओरिएंटेड। फिर हमारे नेक्स्ट जो थे अंकल जी, वो आए रॉबिन। उन्होंने कहा नहीं,
स्कार्सिटी ओरिएंटेड। क्या है स्कार्सिटी ओरिएंटेड? इतना देर से तो वही बता रहे हैं सर, स्कार्सिटी ओरिएंटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वी हैव टू यूज दैट अल्टरनेटिव यूज। हम मतलब वो रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज करके हमको अपने नीड्स को फुलफिल कर लेना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। The most accepted definition of economics was given by Lord Robbins in 1932 in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science। तो थोड़ा सा रटेंगे कि बुक्स का नाम क्या है और उन्होंने किस बुक में अपना डेफिनेशन के बारे में कहा है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, neither wealth nor human welfare should be considered as the subject matter of economics। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ना तो वेल्थ ना तो ह्यूमन वेलफेयर ये कंसीडर किस पे होता है, वेलफेयर शुड बी कंसीडर्ड एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका जो डेफिनेशन था ना, हिज डेफिनेशन रन्स इन द टर्म ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी से रिलेटेड। ये कहे थे इकोनॉमिक्स is the science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means which have alternative use। वही alternative use मतलब human wants are unlimited। तो देखिए एक ही चीज रिपीट करने से अच्छा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक और अंकल हमारे बच गए। ये अंकल तो खैर बहुत फेवरेट अंकल है मेरे। देखते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। तो आप एक चीज पढ़े WWSG, WWSG। तो ग्रोथ ओरिएंटेड इसको किसने दिया था? इसको दिया था सॉम्युएल्सन अंकल ने। तो प्रोफेसर सॉम्युएल्सन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस व्हिच स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूजिंग विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी employ scarce productive resources that could have alternative use to produce various commodities and distribution them for the consumption। It also analyzes the cost and benefit for improving the resource allocation। क्या सर आप पढ़ दिए खाली? बताते हैं। इन्होंने कहा ऐसे ही किसी चीज को प्रोड्यूस कर दोगे नहीं, आप देखोगे उसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो वो कैसे देखोगे? उसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा ताकि आप, हो सकता है कि वैसा ही कोई रिसोर्स होगा जो कि आपको कम दाम में मिल जाए, हो सकता है वही रिसोर्स है जो कि आपको ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो उन सारे चीजों का एनालिसिस करके, या फिर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, उन सारे चीजों के बारे में देखने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मेरा कंपनी या मेरा प्रोडक्ट कहाँ पीछे रह जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने जो अपना डेफिनेशन दिया था वो था आपका ग्रोथ ओरिएंटेड। चलिए डेफिनेशन इतना ही था क्या? बस 4 पढ़िए। डेफिनेशन तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएगा, बट हम लोग को 4 ही पढ़ना है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। लगभग कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, नेचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ है पॉइंट, आप ध्यान दोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं माइक्रो और मैक्रो दोनों का डिफरेंस आपके लिए आगे लेकर के आ रहा हूं, बट एक बात क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी हैव टू स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ना है, बट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें अपने माइक्रो फैक्टर्स के साथ ज्यादा डील करना है, जो कि हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस में है। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन इट्स नेचर बिकॉज इट डील्स विद द मैटर ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म ओनली। मैं आपको समझाता हूं आम भाषा में, जहां पे हम किसी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में बात करेंगे अकेला। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। हालांकि ये सारे वर्ड आपके जर्मन वर्ड से लिए गए हैं, इसका मतलब होता है छोटा। तो छोटे पैमाने में जब हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का भी यही बता दे क्या? नीचे है, बता देते हैं यहीं पे। मैक्रो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो सर जब एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, इन द सेंस कि अगर टोटल के बारे में बात करेंगे, तो उसको मैक्रो बोलेंगे क्या? हाँ, पढ़ देते हैं एक बार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे, macroeconomics uses, even though business economics has the nature of macroeconomics,
भाई माइक्रो है, मैक्रो भी है। It also uses macroeconomics approaches frequently. Certain matters in the macroeconomics like business cycle, national income, public finance, foreign trade are the essential for business economics. So business economics uses the macroeconomics phenomenon for taking the business decision. ये भी काम आता है बिजनेस डिसीजन में लेने के लिए, बिजनेस का डिसीजन को लेने के लिए। अब एक बात मैं बता दूं आपको, अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम आप अपने घर का निकाल रहे हैं क्या? हम अपने घर का निकाल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशन, राष्ट्रीय आय, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी थे नेशनल इनकम क्लास 12 में। तो नेशनल इनकम का जब बात करेंगे मतलब होल कंट्री का हम रिप्रेजेंट करें, तो जब होल कंट्री मतलब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को वहां पे हम रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा नेशनल इनकम होगा, वो हमारा मैक्रो के अंदर जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया। फिर नेक्स्ट, यूज इकोनॉमिक थ्योरीज। भैया इकोनॉमिक थ्योरी को मैं बता दूं एज ए प्रिंसिपल के तौर पे आपको समझना होगा और उसको आपको अपने रियल लाइफ में यूज करना होगा, तभी जा करके आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ पाओगे और उसका एनालिसिस करके फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाओगे। यहाँ पे तो हालांकि बहुत छोटा सा टर्म लिखा है क्योंकि वहां पे हम लोग को डेफिनेशंस वगैरह जानना नहीं है, बस समझें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज ऑल इकोनॉमिक थ्योरीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट रियलिस्टिक वन। ये तो सबको छोटा टर्म है, सबको पता है रियलिस्टिक वन, रियल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रियलिस्टिक साइंस। It studies all matter concerning business organization by considering the real condition existing in the business field. तो ये एक ऐसे एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। तो देखिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ना कि इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस मीन्स क्या? वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल दैट इज ऑलरेडी यूज्ड, हमें वो नियम कानून का यूज करना होगा। लेकिन अगर क्रिएटिविटी का बात करें, आर्ट्स का बात करें, तो आर्ट्स मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। जो पढ़े हो उसको यूज करोगे, लेकिन जरूरी है फैक्टर हमेशा सेम ही होगा। फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है वो आपको टाइम टू टाइम वेरी करेगा। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव होता है एक, और एक होता है आपका पॉजिटिव साइंस। लेट मी सी, पॉजिटिव साइंस मैंने मेंशन करा है कि नहीं? अच्छा, मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है नोट्स, बट कोई नहीं, हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस थोड़ा सा समझना ध्यान से कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। इट स्टडीज द मैटर कंसर्निंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट डिटरमाइंस द मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव्स। कैसे उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस को करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को ये करना होगा कि मैं कुछ तो प्लानिंग करूंगा कैसे करना है, तो भैया वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। इट ऑल्सो मेक इंक्वायरी इनटू द गुड एंड बैड इन डिसीजन मेकिंग। सही है या गलत है? हेंस इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अभी और अच्छे से नीचे डिफरेंस मैंने लिख के रखा है, लेकिन देखते हैं इस क्लास में हो पाता तो ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। उसके बाद ब्रॉडली स्पीकिंग इकोनॉमिक थ्योरीज हैज इन्वॉल्व्ड 2 लाइन्स, दैट इज आई थिंक ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा आप देख लोगे, मैं नोट्स में सही कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स describe the economy as it how the economic problems are actually solved। ये पहले हुआ करता था और इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। आज के टाइम पे आप एक छोटा सा अगर समझ लो 10 रुपए का पेन भी ऑनलाइन खरीद रहे हो ना, तो दे डोंट वांट योर ऑब्जेक्टिव नेचर, दे वांट सब्जेक्टिव। बोलोगे कैसे सर बताइए, तो मैं बताता हूँ। वो करते क्या है ना, पहले तो आपको बोलेंगे कि आप रेटिंग करो, उसके बाद नीचे का ऑप्शन खुलेगा कैसा था प्रोडक्ट, अच्छा था, बुरा था, लिख के जरा बता दीजिए। तो आप लिख देते हो उस प्रोडक्ट में, दे देते हो 3 स्टार और लिख देते हो वेरी बैड। ये गलत बात है, 1 स्टार दिया करो और लिख दिया करो वेरी बैड। अच्छा हाँ, नीचे एक रेड बटन होगा जिसमें एस से करके कुछ लिखा होगा, आई थिंक सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, थोड़ा सा देख लेना, अगर मेहनत काम आए तो कर लेना, दबा देना थोड़ा। नेक्स्ट, द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिराइव्स द इकोनॉमी एज इट इज। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, ठीक है। आगे देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
इज बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, इट कैन बी वेरीफाइड। डेटा और फैक्ट से होता है, तो भैया जहां डेटा और फैक्ट है तो वहां पे हम अपना दिमाग तो लगाना नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, शायद समझ में आ जाए आपको। अ फॉल इन इनकम विल लीड टू द राइज इन डिमांड फॉर ओन लेवल ऑफ सुपरमार्केट फूड। अरे ये तो क्या बोलते हैं सर, डिमांड तो पढ़ पढ़ के हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। डिमांड में क्या था, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, ठीक है, प्राइस घटेगा, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो जाए, प्राइस बढ़ा, अच्छा चलो दूसरे पेज में जाके थोड़ा सा लिख देता हूं, आप लोग के लिए इतना कर सकता हूं मैं। प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा। फिलहाल तो ये चीज सोच के रखना, लेकिन मैं इसको गलत प्रूफ कर दूंगा आगे चल के, कैसे तो अभी नहीं बताऊंगा, वो सस्पेंशन है, सस्पेंस, सॉरी सस्पेंशन बोल दे रहा हूं मैं। चलो तो देखो, अगर किसी भी सुपरमार्केट में यार संडे के दिन हम जाते हैं, उसमें सेल लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आज सोचते हैं भैया आज तो बास्केट भर लेना है, और वो 9 रुपए किलो वाला चीनी भी उठा लेना है। जोक्स अपार्ट, आगे देखिए, द गवर्नमेंट raises the tax on beer, this will leads to fall in the profit of the brewers। ब्रूअर्स कौन होते हैं, जो बियर के फैक्ट्री को एक्चुअली में चलाते हैं। तो अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो ऑब्वियसली देखो, हम लोग कहते हैं कि वो सेल कम नहीं होता, बट कम होता है भाई, उन लोग का भी फैमिली है पीने वाला लोग का भी, वो लोग भी थोड़ा कम कर देते हैं, तो ऐसे वो प्रोडक्ट कम बिकने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्राइस उसका फॉल होने के कारण डिमांड भी फॉल हो जाता है, और भाई जो उसको बनाता है उसको नुकसान होता है। खैर ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ना। Whereas normative economics describe how the economic ought to be, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, ought to be subjective in nature। वो बता रहा था हाँ या नहीं, ये बताएगा क्यों हाँ और क्यों नहीं। हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा, क्या बोलोगे, हाँ हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, नहीं भैया आपको बताना होगा, आपको हम देश का रिप्रेजेंटर चुन के भेजे हैं, बताइए कैसे ठीक होगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स is based on opinion and values, therefore cannot verified with actual data। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देश का आबादी, पॉपुलेशन इज द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कह दोगे, पॉपुलेशन कम कर दो सीधे, नहीं, आपको करेक्टिव मेजर्स डालना होगा। क्या डालोगे आप, हमको तो भाई देश का नेता चुना ही नहीं गया, तो मैं कैसे बताऊं, बट मैं बता सकता हूं। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ जाना। अगर महंगाई बढ़ता है और सपोज दैट अगर आपके पास पैसा है, आप उस प्रोडक्ट को कम खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे तो जरूर, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड मतलब क्या, नौकरी ही नहीं है, तो इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से खरीदोगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्यों, क्योंकि समय रेखा देखते हुए काम करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो देखिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कुछ गलत लगेगा तो बुरा कमेंट भी कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि क्या खराब लगा। चलिए, थैंक यू, एंड लास्ट अमित सर की तरह, जय हिंद।